मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। मेरा प्रीवियस चैप्टर चल रहा था व्यापार और पेशे क्या है, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि स्वीकृत व्यय कौन कौन से होते हैं। अभी तक के प्रीवियस 2 क्लासेस में हम व्यापार की आय, व्यापार के सिद्धांत, व्यापार में लेखांकन पद्धति और चौथा बिंदु हमने पढ़ा स्वीकृत व्यय। आज हम पढ़ेंगे 5वां बिंदु, वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत व्यय, जिससे पहला आता है माल के निर्माण एवं क्रय संबंधी व्यय। जैसे व्यवसाय में कच्चा माल की लागत, कच्चे माल के क्रय पर चुंगी भाड़ा, गाड़ी भाड़ा, यदि कच्चा माल खान से संबंधित है तो उसकी रॉयल्टी, कच्चे माल के निर्माण पर मजदूरी, दलाली। इसके अलावा कच्चा माल प्राप्त करने के व्यय, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन खर्चों को ले सकते हैं, माल के प्रोसेसिंग संबंधी व्यय, इन सभी व्ययों की छूट दी जाती है। ऐसे व्यय जो कि माल के वितरण से संबंधित हों, जैसे आदेश प्राप्त करने के लिए व्यय, कमीशन, दलाली, यात्रा व्यय, दैनिक व्यय, ट्रेडमार्क कॉपीराइट के व्यय, पैकिंग का खर्चा, ठेला भाड़ा, रेल भाड़ा, कैश डिस्काउंट, ये सभी व्यय जो कि माल क्रय से संबंधित हो स्वीकृत व्यय के श्रेणी में जाएंगे और लाभानी खाते में डेबिट हो जाएंगे। व्यापार संचालन हेतु सामान्य व्यय, जैसे बिजली का व्यय, पानी का बिल, सफाई का खर्चा, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टाइपिंग का खर्चा, कंप्यूटर का खर्चा, फोटोस्टेट का खर्चा, जनरल एक्सपेंसेस, ये सभी व्यय की भी छूट दी जाती है। इन सभी व्ययों की भी छूट दी जाती है। इसके अलावा डाक का खर्चा हो सकता है। इसके अलावा डाक का व्यय है, टेलीफोन एवं टेलेक्स के व्यय है, समाचार पत्र मैगजीन्स के व्यय हैं, अन्य पत्र पत्रिकाओं के व्यय हैं, व्यापारिक कार्य से आने जाने के वाहन संबंधी व्यय हैं, व्यापार के सामान्य चौकीदार को भुगतान करने के व्यय हैं, आदि सभी स्वीकृत व्यय हैं और इन्हें लाभांश खाते में डेबिट किया जाएगा। कर्मचारियों पर व्यय, कर्मचारियों के वेतन, बोनस, कमीशन, भत्ते, सुविधाओं पर व्यय, जैसे चिकित्सा सुविधा पर किए गए व्यय, कर्मचारी के प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स के व्यय, श्रम कल्याण पर किए गए व्यय, कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड से संबंधित भुगतान, अधिकृत छुट्टी का वेतन, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति और कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके जीवन बीमा का प्रीमियम का भुगतान, पेंशन, ग्रेच्युटी फंड, अर्जित छुट्टियों का भुगतान, अवकाश गृह यानी हॉलिडे होम्स पर बनवाए गए व्यय, इन सभी व्ययों की छूट दी जाती है। अर्थात ये सभी व्यय लाभांश खाते में डेबिट किए जाते हैं। कानूनी व्यय, देनदार से डूबत ऋण वसूली के लिए जुर्माने का व्यय, कोई कॉन्ट्रैक्ट या संविदा तोड़ने का व्यय, विक्रय व्यय, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और संचालकों द्वारा कोई मुकदमे से संबंधित व्यय, एक अंशधारी से संबंधित व्यय, दीवानी मुकदमे के व्यय या कोई लीगल खर्चे जो व्यापार के कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हो की छूट दी जाती है। विज्ञापन व्यय, जिसमें माल तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि के लिए समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि पर विज्ञापन करना, कर्मचारियों की भर्ती के लिए समाचार पत्र, विज्ञापन के लिए पोस्टर, दीवारों पर लिखवाने का खर्चा, विज्ञापन हेतु मुफ्त नमूने का बांटना, विज्ञापन हेतु भेंट स्वरूप दी गई वस्तुओं की लागत, कैलेंडर और डायरी वितरण संबंधी व्यय आदि सभी की छूट दी जाती है। करों की बात करें तो
बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, चुंगी नाका आदि सभी स्वीकृत व्यय हैं और ये व्यापार की आय में से घटाए जाएंगे। आयकर संबंधी कार्यवाही पर व्यय। आयकर का नक्शा तैयार करने के व्यय, आयकर अधिकारियों के समक्ष कर निर्धारण संबंधी व्यय, आयकर संबंधी अपील के व्यय आदि, ये सभी भी लाभ हानि खाते में डेबिट किए जाते हैं। अन्य स्वीकृत व्यय जैसे ऋण लेने संबंधी व्यय, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, दलाली का खर्चा, हायर परचेज अनुबंध से संबंधित व्यय आदि की छूट दी जाती है। आदि की भी छूट दी जाती है। इसके अलावा चंदे का खर्चा हो सकता है, व्यक्तिगत उपहार आदि। तो मैंने जितने व्यय बताए हैं, चाहे माल संबंधी हो, माल के क्रय संबंधी हो, विज्ञापन संबंधी हो, कार्यालय संबंधी हो, वितरण संबंधी हो, डूबाधन संबंधी हो, लीगल खर्चे हो, ये सभी यदि व्यापार की सामान्य स्थितियों से संबंधित हैं तो ये सभी स्वीकृत व्यय होंगे और इन सभी स्वीकृत व्ययों की छूट प्रदान की जाती है। अगला आता है बिंदु नंबर 6, वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों पर स्वीकृत हानियां। मतलब वे सभी हानियां जिन्हें आप लाभ हानि खाते में डेबिट कर सकते हैं, ये कौन कौन सी हैं। उससे पहला आता है जैसे कर्मचारियों का गबन, अग्नि, प्राकृतिक विपदा, कर्मचारियों की लापरवाही, चोरी, डूबत ऋण आदि सभी हानियों को आप लाभ हानि खाते में डेबिट कर सकते हैं। इसके अलावा माल की सुपुर्दगी अनुबंध भंग करने की स्थिति में होने वाली हानि, मार्ग में व्यापारिक रहती है अथवा निर्मित माल की हानि, व्यापारिक परंपरा के अनुसार किसी दूसरे व्यापार की प्रत्याभूति यानी गारंटी देने से हानि, ये सभी वे हानियां हैं जिन्हें आप लाभ हानि खाते में डेबिट कर सकते हैं अर्थात लाभों में से घटा सकते हैं। अगला आता है स्पष्टतया अस्वीकृत व्यय। अस्वीकृत व्यय का मतलब होता है कि ऐसे व्यय जिन्हें आप लाभ हानि खाते में डेबिट नहीं कर सकते, अर्थात ऐसे व्यय जिन्हें आप लाभों में से नहीं घटा सकते हैं। जैसे आता है आयकर यानी इनकम टैक्स, संपत्ति कर, संपदा कर, ये सभी आप व्यवसाय के लाभों में से नहीं घटा सकते हैं। करदाता के निजी व्यय, पर्सनल कोई भी खर्चा हो, घरेलू व्यय एवं आहरण हो, ड्राइंग्स हो, ये सब भी आप लाभों में से नहीं घटा सकते। किसी भी प्रकार का संचय, आयोजन मतलब रिजर्व एंड प्रोविजंस, केवल वित्त विभाग के विशेष संचय को छोड़कर नहीं घटा सकते। दान, भेंट, उपहार, धर्मार्थ में दी गई रकम, कुछ विशेष दशाओं को छोड़कर पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय का मतलब है ऐसे व्यय जो स्थायी संपत्तियों में विनियोग से संबंधित हों। दंड अथवा जुर्माने के रूप में दी गई राशि, पूंजी प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन, उदाहरण के लिए अंश, ऋण पत्रों के निर्गमन के खर्चे। ऐसे व्यय जिनका करदाता के व्यापार अथवा पेशे के संबंध में पेशे से कोई संबंध ना हो। आयकर विभाग को दंड के रूप में देय ब्याज, करदाता की स्वयं की पूंजी पर ब्याज, कर्मचारी के रखे गए अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अंशदान, मालिक का जीवन बीमा प्रीमियम, मालिक का स्वयं का वेतन, किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित मैगजीन, ब्रोचर, पंपलेट आदि में किए गए विज्ञापन संबंधी व्यय,
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में किए गए व्यय आदि सभी अस्वीकृत व्ययों की श्रेणी में आते हैं और इनकी किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं दी जाती है। छूट का मतलब है कि ये किसी भी परिस्थिति में लाभानी खाते में डेबिट नहीं होंगे और ना ही लाभों में से घटाए जाएंगे। इसके अलावा अस्वीकृत व्ययों के अंतर्गत आएगा जैसे कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को किए गए भुगतान। यदि कोई भुगतान किसी रिश्तेदार को, सगे संबंधी को किया जाए, आपकी कंपनी में आपका कोई परिचित रिश्तेदार यदि कार्य करता है और आप उसे उसकी योग्यता से अधिक भुगतान करेंगे तो वह अधिक भुगतान भी स्वीकृत योग्य नहीं है, उसकी छूट नहीं दी जाएगी। 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान यदि चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जाए तो वह व्यय भी स्वीकृत व्यय नहीं होता है। ग्रेच्युटी के लिए भुगतान कर्मचारियों को अवकाश ग्रहण करने पर अथवा हटाए जाने पर ग्रेच्युटी का भुगतान करने के उद्देश्य से किया गया आयोजन स्वीकृत नहीं होगा। आप ग्रेच्युटी के लिए कोई प्रोविजन नहीं बना सकते। यदि आप प्रोविजन बनाते हैं तो वह खर्चा स्वीकृत व्यय की श्रेणी में नहीं आता है। कुछ व्ययों का वास्तविक भुगतान करने पर ही कटौती योग्य होंगे, जैसे भारत में प्रचलित किसी कानून के तहत करदाता द्वारा कर, चुंगी, उपकर अथवा शुल्क के रूप में देय राशि भले ही किसी भी नाम से पुकारी जाए, यदि करदाता ने या व्यापारी ने भुगतान किया है तो ही वे यह स्वीकृत व्यय होंगे, अन्यथा इन व्ययों को हम अस्वीकृत व्यय की श्रेणी में ले जाएंगे। कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड, अनुमोदित सुपरएन्यूएशन फंड, ग्रेच्युटी फंड अथवा कर्मचारियों के कल्याण हेतु रखे गए किसी भी अन्य फंड में अंशदान यदि कंपनी ने इन कोषों में भुगतान किया है, पेड हुआ है ये व्यय, तो पेड होने पे इन व्ययों की छूट दी जाएगी, अन्य परिस्थिति में छूट देय नहीं होगी। कर्मचारियों के उनको द्वारा दी गई सेवाओं के बदले देय बोनस और कमीशन भी यदि कंपनी ने पे किया है तो ही व्यय स्वीकृत होंगे और यदि बकाया है तो इन व्ययों की छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा विक्रय कर, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, चुंगी, कर्मचारियों को देय बोनस, कमीशन आदि यदि कंपनी ने पे किया है, पेड किया है, तो ही यह स्वीकृत व्यय के रूप में लाभों में से घटाए जाएंगे, अन्यथा नहीं घटाए जाएंगे। ऋण पर देय ब्याज, अनुसूचित बैंक अथवा सहकारी बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज, करदाता का नियोक्ता के रूप में कर्मचारी को जमा छुट्टियों के बदले भुगतान, सुपरएन्यूएशन फंड, ग्रेच्युटी फंड या अन्य किसी इनसे संबंधित कोई भुगतान यदि कंपनी करती है तो वास्तविक भुगतान करने पर ही इन व्ययों की छूट प्रदान की जाती है, अन्य परिस्थिति में इन व्ययों की छूट देय नहीं होती है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि स्वीकृत व्यय कौन से होते हैं, वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार स्वीकृत व्यय कौन से होते हैं, अन्य स्वीकृत व्यय कौन से होते हैं, और एक हमने पढ़ा कि ऐसे कौन कौन से व्यय हैं जो स्वीकृत नहीं है, अर्थात जिन्हें हम लाभों में से या कर योग्य आय में से नहीं घटा सकते हैं। अगला बिंदु आता है मेरे पास में 7वां बिंदु। यह है व्यापार अथवा पेशे की करमुक्त आय। व्यापार और पेशे की करमुक्त आय में पहला आता है एग्रीकल्चर। यदि कोई व्यक्ति कृषि संबंधी कार्य करता है तो कृषि संबंधी कार्य करमुक्त आय की श्रेणी में जाएगा। व्यापार और पेशे की अगली करमुक्त आय है जैसे साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा कलात्मक कार्य, खेलकूद आदि से संबंधित कार्य करने पर आय आपकी करमुक्त होगी। राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा
अनुमोदित व्यापार करने की आय भी कर मुक्त होती है।